अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट। और आज हम जी करने जा रहे हैं समनी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के मिड टर्म की तैयारी। और कोड है हमारे पास CS401। ठीक है, तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो रिपीटेड MCQs हैं उन्हें हम देखेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को भी थोड़ा बहुत टच करेंगे। थोड़ी सी जो है ना सब्जेक्टिव पार्ट की भी तैयारी हमारी इसमें हो जाएगी। तो वीडियो अपने एंड तक देखनी है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। पहला हमारा जो क्विज है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीनेम वर्जन ऑफ कंडीशनल जंप इफ जीरो। यानी जे जी लिखा हुआ है ना, तो ये होता है जी जंप इफ जीरो। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? इसके जो रीनेम वर्जन है वो है जंप इक्वल, जंप इफ इक्वल, ये इसका करेक्ट आंसर है। मैं आपको आपके हैंड आउट से भी वेरीफाई करवा देता हूँ। ठीक है, जंप इफ इक्वल और जंप इफ ज़ीरो, इसको आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पे जंप इफ इक्वल को जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे तो जंप इफ ज़ीरो जो है आप यूज़ कर चुके होंगे। आई होप सो आप तक अपने आप प्रोग्राम काफ़ी आप लिख चुके होंगे और आप इसमें इंस्ट्रक्शंस में इनको देख भी चुके होंगे। ठीक है जी। जी ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो क्विज है उसमें है कि द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0x17 इज। अच्छा, आपको ये तो अब पता ही होगा कि 0x जिसके साथ लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, तो हेक्सा में 17 है, तो उसको अब हमने जो है ना डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, तो आई होप सो आपको आता भी होगा। तो उसका आसान तरीका ये है कि आपने यहाँ से काउंट करना होता है 0 1। ठीक है, यानी आपने राइट टू लेफ़्ट काउंट करना होता है इसके। 0 से स्टार्ट करके 1 1 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो नंबर है 1। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 पावर 1। ठीक है, उसके बाद हम प्लस करते हैं, ये दूसरा नंबर लिखेंगे 7 और मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0। तो ये 0 और 1 मैंने कहाँ से उठाया? ये वही वाले 0 और 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 पावर 0 पहले आ जाएगा और फिर यहाँ पे 16 पावर 1 आ जाएगा। सही है, अब इसे अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आता है 16 प्लस जिस चीज़ की पावर 0 हो ना तो वो 1 के इक्वल होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा? 7। तो ये आप इन दोनों को प्लस करें, 16 प्लस 7, तो आपके पास आंसर जो है वो आता है 23। जी, तो नेक्स्ट हमारा क्विज है जी, विच टाइप ऑफ जम्प्स कवर दी होल मेमोरी। अब आपकी जो आप ये जिस प्रोसेसर के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि पूरी जो मेमोरी है वो कितने जो है ना बाइट्स की होती है। सही है, पहली बात तो ये है, ये आपने खुद रीड करना है। लेकिन जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाऊँ तो आपको तीन किस्म की जम्प्स दी हुई हैं। सही है, आपकी मेमोरी जो है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक मेमोरी है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, इसके बने हुए होते हैं सेगमेंट्स। सेगमेंट्स का मतलब आप यूँ लेने, पार्ट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ये सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो एक स्क्वायर है ना छोटा, वो एक सेगमेंट है। फर्ज करिए एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है। ठीक है, तो आपको सेगमेंट्स के अंदर जब जंप करनी हो ना, तो जो शॉर्ट और नियर जंप्स है ना वो यूज़ होती हैं। वो सिर्फ आपकी जो जंपिंग है वो इस एक एरिया के अंदर रहती है। सही है, यूँ फ़र्ज़ करें आप इसी के अंदर जंप करते रहते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। यहाँ से बाहर जंप करेंगे तो दूसरी तरफ से दोबारा इन हो जाएंगे। ठीक है, तो इन जंप्स को कहते हैं इंटर सेगमेंट, इंटर सेगमेंट जंप, इंटर सेगमेंट। ठीक है, INTER, इंटर सेगमेंट, ये आपने याद रखना है। सही है, तो अगर आपने पूरी ये जो पूरी मेमोरी है उसमें अगर आपने जंप करना है, यानी आपने इस सेगमेंट से, फॉर एग्जांपल सेगमेंट नंबर 2 से सेगमेंट नंबर 5 पे जंप करना है ना, तो फिर आपको कौन सी जंप लेनी पड़ेगी? फॉर जंप लेनी पड़ेगी। सही है, तो फॉर जंप की जो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपको दो एड्रेस देने होते हैं। सही है, आप स्टडी करके आ रहे हैं, एड्रेसेस से मैं क्या मुराद ले रहा हूँ, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दो जो है ना एड्रेस यूज़ करके पूरी मेमोरी को जो है ना अपने आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप ट्रेवर्स कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अभी के लिए जो है वो ये 3 है, फार जंप। आपको मैं आपके हैंड आउट से भी वेरीफाई करवा देता हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। और दूसरी बात, जब आप पूरी मेमोरी में जंप कर पाते हैं ना, तो उसको कहते हैं इंट्रा सेगमेंट। ठीक है, कि आप सेगमेंट से बाहर भी जो है ना वो जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फार जंप में देखें
तो यहाँ पे इसको आपने स्टडी कर लेना है। पीछे भी काफ़ी जो है ना जिक्र है, नियर जंप का भी है, शॉर्ट जंप का भी है और फार का भी है। इन तीनों को आपने अच्छे से स्टडी करना है, आपकी बेस इससे ही बनेगी, सही है। और अभी के लिए ये आपको आगे भी काम आएगा आपके फाइनल टर्म की तैयारी में। तो अभी के लिए जो हमारा जो क्विज़ है ना, उससे रेलिवेंट जो चीज़ है वो यहाँ पे फार जंप में लिखी हुई है कि फार कैपेबिलिटी मेक्स इंट्रा सेगमेंट कंट्रोल पॉसिबल, ठीक है। यानी आप जो है ना पूरी मेमोरी में जो है ना वो क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं या ट्रेवर्स कर सकते हैं, सही है। अगर आपने एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जाना है तो आप कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 8088 इज़ अ डैश प्रोसेसर विद इट्स अकोमुलेटर एंड ऑल रजिस्टर्स ऑफ डैश। अच्छा, यहाँ पे अब वो साइज़ का पूछ रहा है कि 8088 जो प्रोसेसर इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कितने जो है ना बिट का प्रोसेसर होता है। उसका जो होता है 16 बिट का प्रोसेसर होता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, प्रोसेसर जितने बिट का भी होगा ना, तो ये हमेशा आपने याद रखना है। तो उसके जो अकोमुलेटर है और जो जितने भी रजिस्टर हैं वो भी 16 बिट के हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जितने बिट का प्रोसेसर होता है उतने बिट के जो है ना रजिस्टर वो यूज़ कर रहा होता है। और प्रोसेसर जो है बेसिकली वो बना ही रजिस्टर से मिलके बना होता है, और काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्स 88 में यूज़ होते हैं, आपको पता ही है। तो जैसे ए एक्स रजिस्टर है, बी एक्स रजिस्टर है, सी एक्स है, डी एक्स है, सही है। और ये सारे रजिस्टर जो हम यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकें, और इसके अलावा जो मेमोरी है उस को जो है ना अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, सही है। तो ये बेसिकली रजिस्टर्स जो यूज़ होते हैं ये सारे बैठ के होते हैं, सही है। प्रोसेसर। ओके जी, नेक्स्ट है ऑल द एड्रेसिंग मैकेनिज्म्स इन IPAX 8088 रिटर्न अ नंबर कॉल्ड द। अच्छा, सेगमेंट एसोसिएशन की यहाँ पे बात हो रही है कि जब अच्छा इसमें जब हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं ना, तो मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें एक एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है, जिसे नाम क्या दिया गया है यहाँ पे, इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। और इफेक्टिव एड्रेस जो है, हमें इफेक्टिव एड्रेस का तभी पता चलता है जब हमें सेगमेंट एड्रेस का पता हो, सही है जी। और इन सेगमेंट एड्रेस और फिजिकल एड्रेस जो है ना, इन दोनों का बहुत अहम ताल्लुक है। अभी के लिए जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वो इफेक्टिव एड्रेस है। डिटेल में अगर आपने इसको पढ़ना है तो आपने पेज नंबर 33 पे अपने हैंड आउट्स के सेगमेंट एसोसिएशन की पहली लाइन से ही आपका क्विज उठाया हुआ है। लेकिन इसको मैं आपको कहूँगा कि आप उसको डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि इसी की बेस पे आपने आगे जो है ना इंस्ट्रक्शंस भी लिखनी होंगी और आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। ओके जी, नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इफ एनी चेंज अकर्स इन AH और AL। तो AH जो है वो आपका है अकोमुलेटर हाई, और AL जो है उसे कहते हैं अकोमुलेटर लो। और इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं ना, ये दोनों होते हैं 8 बिट के। तो 8 जमा 8 क्या बनता है जी, 16 बिट बनता है। तो 16 बिट का जो इन दोनों को जोड़ के जो रजिस्टर बनता है वो होता है AX, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो जब भी इन दोनों में कोई चेंजिंग होगी तो एब्सोल्युटली आम सी बात है, सिंपल सी बात है कि AX में भी जो है ना चेंजिंग होगी, ठीक है। यानी इनमें अगर इसकी हम वैल्यू चेंज करेंगे तो लाजिमी बात है इसमें भी तो चेंजिंग आएगी ना, क्योंकि ये 16 बिट का है तो, और ये 8 बिट का, ये 8 बिट का है। तो इसके यहाँ पे हम चेंजिंग करें या यहाँ पे करें तो एब्सोल्युटली 16 बिट वाले एड्रेस में भी चेंजिंग आएगी। ओके जी, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है इन डैश ऑपरेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना वो लेफ्ट साइड पे होती है, ठीक है। आप कोई भी जो है ना 8 बिट नंबर यूज़ कर रहे हैं, 16 बिट नंबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट। अच्छा, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑपरेशन है कि इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो राइट से जो है ना हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कॉजिंग एवरी बिट टू मूव वन पोजीशन टू द लेफ्ट। अब मैं आपको यहाँ पे 4 बिट नंबर का एक जो है ना वो बताने लगा हूँ कि ये कौन सा ऑपरेशन है, ठीक है। और इस ऑपरेशन को हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 0, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना ये 4 बिट का नंबर है, ठीक है। वैसे आपके जो हैंड आउट्स हैं उसमें 8 बिट का नंबर से आपको जो है ना समझाया गया है। अब आपकी MSB ये वाली है, ठीक है, ये वाली बिट आपकी MSB है जो जो लेफ्ट पे है, ठीक है। तो द MSB इज ऑल्सो कॉपीड इनटू द कैरी फ्लैग। अब इसमें होता ये है, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रोटेट थ्रू कैरी लेफ्ट।
अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ पे ना आपका जो एक होता है आपका कैरी फ्लैग के बारे में तो पता ही है आपको, ठीक है। तो एक तो जो ये वाली बिट होती है वो कैरी फ्लैग में चली जाती है, यानी जब इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो वन है ये इधर कैरी फ्लैग में आ जाएगा, पहली बात। दूसरा, यहाँ से ये वाला वन जो है आपकी राइट साइड से ना, ठीक है, ये कह रहे हैं ना इंसर्टेड फ्रॉम द राइट, तो राइट साइड से इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। तो एक कैरी फ्लैग वन यहाँ पे आ गया, और अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये जो सारे ज़ीरोज़ हैं ये इधर आ गए, ऐसी ही बनेगी ना पोजीशन। और वो जो वन था, एक एक तो कैरी फ्लैग में भी आ गया, और वो यहाँ से राइट से इंसर्ट भी हो गया। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो थी वो अब राइट साइड से इंसर्ट हो रही है, ठीक है। और अब ये इंसर्ट होने के बाद आपके पास एम एस बी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या बन गई, ज़ीरो बन गई, ठीक है। तो ये मैंने 4 बिट के ज़रिए आपको समझाया, मेरे पास जगह कम थी, तो ये आप अपने हैंड आउट से भी देख लें। तो ऐसे ही कुछ ये आपके सामने पिक्चर है, ठीक है, और इसको आपने गौर से पढ़ भी लेना है। इससे पहले अगर सही समझना है तो आपने इसको रोटेट थ्रू कैरी राइट पढ़ लेना है, तो उससे आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या बात कर रहा है, सही है जी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग जम्प्स इज टेकन, ठीक है, इफ द लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन डिड नॉट चेंज द साइन अनएक्सपेक्टेडली। अच्छा, इसमें जो ये जो लिखा हुआ है ना साइन अनएक्सपेक्टेडली, कब चेंज होता है, जब भी साइन अनएक्सपेक्टेडली नहीं चेंज होगा ना, तो आपका जो एक फ्लैग होता है ओवरफ्लो फ्लैग, वो आपका इक्वल होता है ज़ीरो के, ठीक है, ओ एफ फ्लैग होता है ये, सही है। जब साइन आपका अनएक्सपेक्टेडली चेंज होगा ना तो फिर ये वन पे सेट हो जाता है, ठीक है, फिर ये वन पे सेट होता है, अदरवाइज ये ज़ीरो ही रहता है। अगर साइन अनएक्सपेक्टेडली चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, फ्लो फ्लैग आपका ज़ीरो हो गया, और अब इस कंडीशन में आप चाहते हैं कि जंप लगे, ठीक है, यानी अब आपने ऐसी जो है ना वो जंप यूज़ करनी है जो इस कंडीशन में लग जाए, तो वो है आपकी JNO, जंप। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जंप इफ़ नॉट ओवरफ्लो। ये सेकंड नंबर पे है, देख लें आप, आपको मैं यहाँ पे उसको फर्स्ट पे अब आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ से क्विज उठाया गया। ओके जी, अगला सवाल है विद द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डैश इज डिक्रीमेंटेड बाय 2। देखें, जब कॉल की इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं ना, तो हम अभी पहले पढ़ के आ रहे हैं ना फार जंप, तो हम बेसिकली फार जंप कर रहे होते हैं, इंट्रा सेगमेंट हम जंप करने जा रहे होते हैं। और इंट्रा सेगमेंट जंप जब हम करते हैं, ठीक है, तो इस जंप यानी इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है, क्या चीज़ दो से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाती है, यानी माइनस हो जाती है, वो होती है स्टैक पॉइंटर। आपका जो स्टैक पॉइंटर होता है ना, ये आपके जो है ना दो से जो है ना ये माइनस हो जाता है। जब भी आप कॉल की इंस्ट्रक्शन करेंगे तो स्टैक पॉइंटर दो से माइनस हो जाएगा, और जैसे ही रिटर्न की RET की जब इंस्ट्रक्शन जब आप लेके जाएंगे ना, या सॉरी इंस्ट्रक्शन जब आपकी प्रोसेस होगी, तो उससे जो है ये दोबारा जो है वो दो से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से उठाया हुआ, देख लें इसको, आपकी ये कॉल इंस्ट्रक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन में इसमें यहाँ पे जो ब्लू हाईलाइटेड है उसको पढ़ें। फॉर एन इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट कॉल स्टैक पॉइंटर, SP से बनता है स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 2 एंड द IP, ठीक है, इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक। IP का मतलब है जो एड्रेस होता है, ठीक है, अब जो पॉइंटर होता है आपका, वो जो है ना स्टैक पे जो है ना पुश कर दिया जाता है, सही है। तो IP से बनता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल आपका वीडियो मेमोरी से मुतल्लिक है। तो इन वीडियो मेमोरी ई स्क्रीन लोकेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू हाउ मैनी बाइट्स। तो ये 2 बाइट्स होती हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, फर्ज करें ये एक आपकी वीडियो मेमोरी है, स्क्रीन है आपकी, ठीक है। अब इस स्क्रीन के भी पार्ट्स होते हैं, सही है, ठीक है, इसके भी आप यूँ समझें कि सेगमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपने आपको सिर्फ समझाने की गर्ज से कर रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि ये इतने जितने मैं पार्ट्स बना रहा हूँ तो वीडियोस जो है आपकी मेमोरी है उसमें भी इतने ही जो है ना पार्ट्स होते हैं, जस्ट आपको समझाने की गर्ज से। तो ये जो एक हिस्सा होता है ना, जो ये जो एक इसका पार्ट होता है, ठीक है, वीडियो मेमोरी का, ये जो लोकेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे हम चीज़ जो है ना उसका क्या करते हैं, आउटपुट कराते हैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी हम चाहें। तो ये जो एक हिस्सा होता है ना, ये 16 बिट्स का होता है। 16 बिट्स का मतलब क्या है, 2 बाइट्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, बेसिकली यही आपसे वो पूछ रहे हैं, सही है।
आपके हैंडआउट्स में भी इस चीज़ का जिक्र है, ऐसे ही जैसे उन्होंने आपसे पूछा है, ये आप देख सकते हैं। ई स्क्रीन लोकेशन correspond टू 2 बाइट इन वीडियो मेमोरी। ओके हो गया जी। जी नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा टू कन्वर्ट द केस ऑफ अ करेक्टर। ठीक है, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट डैश फ्रॉम इट्स आस्की कोड। अच्छा, आपको आस्की कोड के बारे में तो पता ही है, और ये टेबल में आपको सामने ये जो है ना आस्की कोड की जो लिस्ट है, पूरा टेबल है मेरे पास, सही है। इसमें जो हेक्सा वैल्यूज़ है ना इनकी, इस पे हमने अब कंसंट्रेट करना है, सही है। सबसे पहली बात, नंबर्स के लिए देखें, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 30 से ऑनवर्ड जो है ना आपको आपके नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हेक्सा में देखें, यानी हेक्सा में 30 जीरो के इक्वलेंट है, 31, और फिर ये अप टू 39 तक है। ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद आपके जो आ जाते हैं कैरेक्टर्स, उनकी भी जो अरेंजमेंट है वो कुछ ऐसी की गई है कि आपके 41 से हेक्सा की आपने वैल्यूज़ देखनी है। अच्छा, HEX की 41 से आपके करेक्टर अपर जो कैपिटल जो लेटर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये 41 से जा रहे हैं आपके 5A तक, सही है। इसी तरह आपके जो स्मॉल जो लेटर्स हैं वो भी कुछ ऐसी अरेंज किए गए हैं, और वो 61 हेक्सा से जा रहे हैं जी आपके 7A तक, सही है। यही चीज़ आपके हैंडआउट्स में भी आपको बताई हुई है कि द कंटेजियस अरेंजमेंट ऑफ द अपर केस अल्फ़ाबेट वो 41 से 5A तक हैं, और लोअर केस अल्फ़ाबेट 61 से 7A तक हैं, ये जो मैं आपको अभी दिखा के आ रहा हूँ। और आपके जो नंबर्स हैं वो हैं 30 से 39, ऐसा ही है ना, ये हमने ऐसे ही देखा है ना यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब करना क्या होता है कि करेक्टर्स के लिए ये देखें, कन्वर्टिंग द केस ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। तो करेक्टर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 30 से 39 ना, तो शुरू 30 से हो रहे हैं। तो हम जब भी हमने कन्वर्ट करना है ना केस ऑफ करेक्टर, तो हम क्या करेंगे उसमें जमा या माइनस क्या करेंगे, हेक्सा 20 फ्रॉम इट, ठीक है, करेक्टर्स के लिए। लेकिन इट आल्सो हेल्प्स द कन्वर्टिंग अ डिजिट इनटू द आस्की रिप्रेजेंटेशन बाय एडिंग 30। तो हमसे यहाँ से किस चीज़ का पूछे जा रहा है, आपने गौर करना है, हमसे पूछे जा रहा है करेक्टर्स के बारे में ना, ठीक है। तो हम करेक्टर्स के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में क्या लिखा हुआ है। करेक्टर्स के लिए हम उनका जो केस है उसको चेंज करने के कन्वर्ट करने के लिए हम 0x20 जो है ना करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सही, ये आपने याद रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका यहाँ पे होगा वो 0x20 होगा, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कन्वर्टिंग अ डिजिट यानी नंबर, तो फिर क्या करना पड़ेगा। अब नंबर के लिए देखिए 30 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए प्लस या माइनस 30 करना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ से दोबारा रिपीट करवा देता हूँ आपके आस्की टेबल से। ये देखें, ये 30 का है, ये रहा, ये देखें 30 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। अगर आपने डिजिट को कन्वर्ट करना है तो 30 आप प्लस या माइनस करेंगे। करेक्टर को करना है तो करेक्टर आपका स्पेस से शुरू होता है, ठीक है। ये देखें हेक्साडेसिमल वैल्यू उसकी क्या है, 20 से स्टार्ट हो रही है, तो फिर आपको 20 या प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो ये दो ही आपके हैंडआउट्स में दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक आपसे वो पूछेगा, तो आपको ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए। करेक्टर्स के लिए आपने 0x20 प्लस माइनस करना है, और डिजिट के लिए आपने 0x30 जो है ना आपने यूज़ करना होता है। तो आगे आपकी जो इंस्ट्रक्शंस या आपकी जो आपको सर करवाएंगे ना एक्सरसाइज, तो उसमें वो ज़्यादातर जो यूज़ हुआ है वो आपकी ये जो नंबर की कन्वर्टिंग के लिए ना आज के रिप्रेजेंटेशन ये यूज़ हुआ है, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, 0x30 को यहाँ पे कोड में ये देखें यूज़ किया हुआ है, सही है। एग्जाम्पल 6.3 में फॉर प्रिंटिंग द नंबर्स उन्होंने इसे यूज़ किया है बाय यूजिंग द स्टैक, सही है। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ जब आप इससे गो थ्रू होंगे तो आपको अच्छी से समझ आएंगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। ओके जी, नेक्स्ट है इन फार जंप। फार जंप पहले भी 2 दफ़ा इसका जिक्र हो चुका है। इंट्रा सेगमेंट के लिए फार जंप जो है ना हम यूज़ करते हैं, यानी पूरी मेमोरी में कहीं भी जंप करने के लिए, एक्सेस करने के लिए उसे। तो जो सेगमेंट एड्रेस होता है फार जंप के लिए हमें 2 एड्रेस चाहिए होते हैं, एक होता है सेगमेंट एड्रेस और दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। सेगमेंट एड्रेस को हम स्टोर करते हैं अपने कोड सेगमेंट रजिस्टर में, ठीक है। CS रजिस्टर जो है ना ये वाला, इसमें हम लोग इसे स्टोर करते हैं। और उसके साथ फार जंप के लिए हमें 2 एड्रेसेस चाहिए होते हैं ना, एक सेगमेंट एड्रेस चाहिए होता है और दूसरा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। सेगमेंट एड्रेस हम स्टोर करते हैं कोड सेगमेंट रजिस्टर में, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है वो हम कहाँ पे करते हैं, ये देख लें आपके इसमें लिखा हुआ है फार जंप में कि आपने CS को लोड करना होता है विद सेगमेंट पार्ट, एंड IP को आपने लोड करना होता है विद ऑफसेट पार्ट। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में हम ऑफसेट स्टोर करते हैं, और सेगमेंट एड्रेस जो है वो हम स्टोर करते हैं कोड सेगमेंट रजिस्टर यानी CS रजिस्टर में।
ओके, नेक्स्ट आपके ये जंप्स के बारे में ही है, ठीक है। पूरी मेमोरी में जंप करने के लिए आपको पता है ना, फार जंप चाहिए होती है, ये आपने बस याद रखना है। फार जंप लगती है पूरी मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। और फार जंप्स के अंदर जो है ना कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, ये आपको भी मैं दिखा दूँ यहाँ पे। तो 3 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसके लिए यूज़ होती हैं। एक होती है जंप, जे एम पी, और उसके बाद कॉल, और उसके बाद रिटर्न, ठीक है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं फार जंप्स के लिए। ये साथ साथ बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपसे इस तरीके से भी जो है ना क्विज़ या सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि फार जंप्स में कौन कौन सी जंप्स आती हैं या कौन सी नहीं आती। तो वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी आती हैं और कौन सी नहीं आती। ओके जी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसमें ये आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मूव वर्ड ई एस कॉलन 160। ये तो हो गई पोजीशन, ठीक है, जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ई एस यानी एक्स्ट्रा सेगमेंट यूज़ हो रहा है ना, तो ये स्ट्रिंग या कोई नंबर या कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवाने हम जा रहे हैं। और डिस्प्ले क्या करवाना है, वो नंबर भी आपको दिया हुआ है 0x1230, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ना और ये वाला, इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये बेसिकली एट्रीब्यूट, ठीक है, होता है कि जो चीज़ हम डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं वो कैसी दिखे, उसका बैकग्राउंड क्या हो, और उसका जो कलर है अपना उस चीज़ का है वो क्या हो, नंबर हो या कोई करेक्टर हो, ठीक है। और वो जो करेक्टर है जो हम डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं वो ये होता है, ठीक है। ये उसकी आस्की वैल्यू होती है। तो आपको अगर याद हो, अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं, 30 जो है वो किस चीज़ की आस्की वैल्यू थी। अगर आप रिवाइंड करके जाके देखें ना, तो या आप टेबल आस्की का देख लें, तो 30 जो हेक्सा में है ना वो इक्वल होता है नंबर 0 के, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। एट्रीब्यूट्स के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, अगर समझ नहीं आती तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। और ये आपके हैंडआउट्स में पेज नंबर 81 पे आपको डिटेल में एट्रीब्यूट बाइट के बारे में बताया गया है, जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो इसमें एक बाइट जो होती है उसके अंदर 8 जो है ना बिट्स होती हैं, 7 से लेके 0 तक 8 बनती हैं। और इन की जो पोजीशंस होती हैं वो एट्रीब्यूट को जो है ना उससे क्या कर सकते हैं, उसको उसका कलर चेंज कर सकते हैं, या जो चीज़ बैकग्राउंड में कलर देना है वो दे सकते हैं, फोरग्राउंड में जो कलर देना है अपने करेक्टर का वो दे सकते हैं, अपने नंबर का या अपने किसी लेटर का, ठीक है। तो ये आपने डिटेल में पढ़ लेना है। अभी के लिए जो आपकी जो है जो आपका एमसीक्यू था वो यहाँ से उठाया गया था, ये आपने देख लेना है। यही इंस्ट्रक्शन उन्होंने आपको दी है, और इसमें आपसे वो 30 का मतलब पूछ रहे हैं। तो 30 जो है द आस्की कोड यूज 30 विच रिप्रेजेंट्स 0, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा सवाल है, व्हेन एन एलिमेंट इज पुश्ड ऑन द स्टैक एसपी यानी स्टैक पॉइंटर। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टैक पॉइंटर, जब भी हम कोई एलिमेंट, ये स्टैक है आपका, फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर मैंने बना दी, ठीक है। ये स्टैक है, इस पे आपकी ये जो मैं जो लाइंस बना रहा हूँ बेसिकली ये चीज़ें जो है ना हम पुश कर सकते हैं यहाँ पे, सही है। फ़र्ज़ करें स्टैक पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जब भी हम फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ यहाँ पे पुश करेंगे, पुश का मतलब है यहाँ पे स्टैक पे डालेंगे, तो एसपी जो है वो डिक्रीमेंट होगा 2 से, ये आपने याद रखना है, सही है। और जब हम इस से पॉप करेंगे, पॉप का मतलब है वापस बाहर निकालेंगे, तो एसपी जो है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 2 से। ये आपने कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। एसपी से बनता है स्टैक पॉइंटर। ओके जी, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन इज जनरली यूज्ड इन अ लूप इंस्टेड ऑफ रेप प्रीफिक्स। तो ये जो लोड्स की जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है ना, स्ट्रिंग की जो है ना आपको पता होना चाहिए मखसूस कुछ ही इंस्ट्रक्शंस हैं और वो कितनी हैं जी नंबर में, आपको ये भी पता होना चाहिए। 5 स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टोर्स, लोड्स, कंपेयर्स, स्कैर्स एंड मूव्स, ठीक है। तो ये जो इसमें जो लोड्स है ना, ये बेसिकली यूज़ होती है लूप में, ठीक है। और ये नॉट विद द रेप प्रीफिक्स, और ये रेप प्रीफिक्स के साथ यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। तो इन शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट, ठीक है, शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट द डैश बिट इज ड्रॉप्ड इनटू द कैरी फ्लैग। देखें लॉजिकल लेफ्ट है ना, मैं आपको दोबारा 4 बिट का नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें 0 है, 1 है, 0 है और ये 1 है। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, आपके लेफ़्ट से लेफ़्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो कौन सी बिट जो है यहाँ पे कैरी फ्लैग में जाके गिर जाती है, ठीक है। कौन सी बिट जाएगी, जो सबसे लेफ़्ट पे पड़ी हुई है ये वाली जाएगी ना कैरी फ्लैग में। तो ये कौन सी बिट होती है, ये होती है MSP, इसको कहते हैं मोस्ट
सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो ये बिट जो है ना जाके कैरी फ्लैग में ड्रॉप हो जाती है, और इसको आप यहाँ से शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट या शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट भी कहते हैं इसे। तो इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका ये क्विज़ भी आ सकता है कि शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट को और क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, तो वो होता है शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट, ठीक है। यानी SHL और SAL, आपने ये याद रखना है, इसको पढ़ भी लेना है आपने। जी नेक्स्ट है जी, इन IPX 8088 इसमें कौन सा फ्लैग जो है वो स्पेशली रिलेटेड टू द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से जो स्पेशली जिसका ताल्लुक है ना वो है डायरेक्शन फ्लैग, ठीक है। डायरेक्शन फ्लैग जो है ना हम यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें एक स्ट्रिंग लिखी हुई है व्यू कॉन्सेप्ट, मैं आपको सिर्फ समझाने की गर्ज से कह रहा हूँ, बस समझाने की गर्ज से सिर्फ ये मैं आपको करवा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप का जो पॉइंटर है या जो डिस्प्ले आपने करवाना है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एन पे। अब आपने यहाँ पॉइंट मतलब आपने स्ट्रिंग यहाँ से पढ़नी है, मतलब आगे की तरफ पढ़नी है या पीछे की तरफ पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो जब ऐसा सिचुएशन आती है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से रेलिवेंट, तो फिर आप डायरेक्शन फ्लैग यानी DF फ्लैग को यूज़ करते हैं। अगर तो आपने आगे की तरफ पढ़ना है, ठीक है, यानी लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस की तरफ जाना है, क्योंकि इसका एड्रेस लो होगा और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इसका एड्रेस हाई होता जाएगा। तो तब DF फ्लैग जो होता है ना वो होता है 0 पे हम सेट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंटल मोड। इस मोड में हम लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस की तरफ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से हमने पिछली वाली कोई चीज़ रिवर्स में पढ़नी है तो फिर हम जो है ना डायरेक्शन फ्लैग को क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं डिक्रीमेंटल मोड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑटो डिक्रीमेंटल मोड, इसमें ये होगा कि आपका जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन जब चल रही होगी ना तो वो हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस की तरफ पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसको आपने अपने हैंडआउट से अगर आपने देखना है तो पेज नंबर 91 पे है डायरेक्शन फ्लैग का जिक्र। द डायरेक्शन मूवमेंट इज कंट्रोल विद द डायरेक्शन फ्लैग इन द फ्लैग रजिस्टर्स, ठीक है। और इसकी डिटेल भी आगे पढ़ लेनी है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है समराइज करके। फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग, आपने एड्रेसिंग की जितनी फॉर्म्स है वो आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। तो उसमें जो जर्नल है वो है बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट, तीनों चीज़ें जो है ना इसके अंदर आती हैं। ये आपने यहाँ से देख लेना है, एड्रेसिंग मोड समरी में आपने इनको डिटेल में पढ़ लेना है। लेकिन अभी के लिए द मेमोरी एक्सेस मैकेनिज्म कैन आल्सो बी रिटन इन द जनरल फॉर्म बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपने उसको लाजमी पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। कितनी टाइप की जो है ना बेस एड्रेसिंग की कितनी टाइप्स हैं और कैसे हम जो है ना इनको जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, किन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड, आपने इसको ज़रूर पढ़ना है। सब्जेक्टिव में इससे रिलेवेंट आपका मिड टर्म में ज़रूर सवाल आएगा, ठीक है, ये आपने लाजमी देख लेना है। ओके जी, नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लाइंग 2 4-बिट नंबर्स रिजल्ट्स इन एन डैश बिट नंबर। जितने बिट नंबर्स दोनों मतलब 4 बिट के दो नंबर है ना, तो 4 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बिट नंबर को 4 बिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 8 बिट नंबर में आएगा, ठीक है। इसकी मैं आपको यहाँ पे मिसाल जो है ना एग्जांपल करवा देता हूँ। देखें, अगर हम 2 बिट के नंबर को 2 बिट के नंबर से मल्टीप्लाई करें तो किस में आंसर आएगा, तो 4 में आएगा ना आंसर। देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर है 1 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 0 से, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, तो ये क्या आएगा, 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, और उसके बाद 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 1, ठीक है। अब इनको 0 1 0 1 0 1 और ये 1, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो है ना 3 बिट्स में आंसर आ गया। 3 बिट्स में इसलिए आया क्योंकि हमने पॉसिबल जो लिमिट है ना इसकी हमने वो मल्टीप्लाई नहीं की, यानी हमने जो मैक्स मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं की। अब मैक्स मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं तो ये 4 बिट में आंसर आएगा, क्योंकि हमने हमेशा मैक्स मल्टीप्लिकेशन को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हमने रजिस्टर की जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है ना कोई नंबर रिकॉर्ड करने की, हमने उसके हिसाब से जो है ना उसकी जो है ना क्या करनी होती है, प्रिडिक्शन करनी होती है, उसको अज्यूम करना होता है। अब मैं यहाँ पे 2 बिट नंबर जो मैक्सिमम जो 2 बिट के नंबर हैं वो ये होते हैं ना 1 1 होते हैं, इससे बड़ा नंबर तो हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते 2 बिट में। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये जो 2 0 आए थे यहाँ पे उनकी जगह 1 आ जाएंगे, ठीक है। और अब नीचे इनको अगर हम प्लस करें तो आप देखेंगे 1 का 1 आ जाएगा, 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1, 1 + 1 आ जाएगा 0 और 1 कैरी हो जाएगा, और 1 1 प्लस आ जाएगा 0 और 1।
तो ये 4 बिट में आंसर आ गया। ठीक है, तो दो 2 बिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बिट में आएगा, और यही केस उसमें है, अगर दो 4 बिट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 बिट में आएगा। ओके जी, नेक्स्ट वही पुराना वाला सवाल आ गया, बेस प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग को जहन में रखते हुए जब उन्हें मतलब इन दोनों को अगर प्लस करें तो हमारे पास जो नंबर जो एड्रेस हमारे पास आता है उसको हम इफेक्टिव एड्रेस कहते हैं, और इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने इसको दोबारा देख लेना है, अगर आपने देखना है सेगमेंट एसोसिएशन को आपने पढ़ लेना है। ओके जी, बहुत ही मज़े का सवाल है, इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, आई होप सो आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखें वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो बराबर होती है किसके जी, मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ए एक्स बाई 8। ए एक्स में कुछ भी पड़ा उसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है ना सेम आ जाए उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे। देखें पहले हम वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करें कि ए एक्स में पड़ा हुआ है 2। अब ये डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 8 से आपके पास आंसर 16 आता है, ऐसी बात है ना। तो अब हम इसको बाइनरी में देख लेते हैं। किस में देख लेते हैं? बाइनरी में। तो बाइनरी में क्या होता है, 2 को हम लिखते हैं 1 0, और 8 को हम क्या लिखते हैं, 8 को हम लिखते हैं जी 0 0 0 1। ठीक है, और ये जो इसके पीछे अगर मैं 0 लगा दूं तो ये नंबर वही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 8 है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो आंसर हमारे पास जो भी बाइनरी नंबर आएगा वो इक्वलेंट होगा 16 के। आपने ये बात याद रखनी है, वो किसके इक्वलेंट होगा, वो 16 के इक्वलेंट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, चलिए हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। मुझे ये जगह बनाने दें ज़रा, मैं साफ़ कर लूँ जगह, उसके बाद आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है ना काम आती है इसके इक्वलेंट। ओके जी, तो 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी आंसर 0 में आएगा, यही बात है जी। तो पहले हमारे पास सारे ज़ीरो आ जाएंगे, 3 दफ़ा जो है ना हमारे पास ये ज़ीरो आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन पहले इन 3 ज़ीरो से करेंगे ना, तो हमारे पास ज़ीरो आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब हम लास्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इस वैल्यू को, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू वैसी ही आ जाएगी नीचे, ऐसे। क्लियर हो गया। अब हम इसे प्लस कर लेते हैं, तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 आ गया, ये 0 और ये 0। लेकिन दो 4 बिट के नंबर थे ना। ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास 8 बिट के जो है ना, यहाँ पे एक और 0 ऐसे ही लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास 8 बिट का नंबर आ गया। ये पहले वाला जो एमसीक्यू था वो रिपीट हो गया, ये तो ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई। ठीक है, लेकिन क्या इससे भी कोई आसान तरीका है? यानी ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना, जो पूरा मल्टीप्लिकेशन का जो है ना पूरा एक जो है ना इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्या कोई आसान तरीका नहीं है कि हम एक्स में पड़ी किसी भी वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर दें? बिल्कुल आसान तरीका है। अब देखें आसान तरीका, ये हमारा नंबर था ना 2, ये 0 0 1 0। ठीक है, अब अगर इस नंबर को हम एक दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करें, क्या करें, शिफ्ट लेफ्ट, SHL, शिफ्ट लेफ्ट करें, तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 8 जो है, 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 2 से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा? 8 के आप फैक्टर्स निकाल लें। ठीक है, तो 8 के आप फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टराइजेशन जब आप 8 की करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 8। तो 2 से आपको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब यूँ समझें कि आपने किसी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट लेफ़्ट की। तो जब शिफ्ट लेफ़्ट होता है ना, शिफ्ट लेफ़्ट पे क्या होता है कि हम यहाँ से राइट साइड से एक ज़ीरो जो है ना पुश करते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे क्या हो जाते हैं, पुश हो जाते हैं। ठीक है, एक एक पोजीशन वो अपनी लेफ्ट पे हो जाते हैं। तो हम पहली दफ़ा जब हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो हमारा ये नंबर बन जाएगा 0 0 1 0 0। ऐसी बात ये है, इस 0 को आप मिटा दें, आपको समझाने के लिए मैं, ये 1 ये आ जाएगा 0 1 0 0। ठीक है, यानी यहाँ पे ये वाला 0 हमने ड्रॉप कर दिया और राइट साइड से एक 0 ये लगा दिया। और इसी तरह आप जब दूसरी दफ़ा करेंगे तो दूसरी दफ़ा ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। और जब तीसरी दफ़ा आप करेंगे तो क्या होगा, ये 1 एक पोजीशन इधर हो जाएगा और ये 0 बन जाएंगे सारे। चूँकि लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी 1 है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है ना अपने बिट्स की तादाद बढ़ा दी हमने। तो अब हमारे पास नंबर आ गया यहाँ पे 5 बिट का, यही वाला जो हमारे पास यहाँ पे आया था, अगर आप गौर करें तो ये देखें
ठीक है, यानी 10000 10000, ये 3 ज़ीरो अगर पीछे ना भी हों या लगा भी दिए जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली सारी कहानी का मकसद ये था कि ए एक्स में कोई भी वैल्यू अगर पड़ी हो उसे हम 3 दफ़ा शिफ्ट लेफ़्ट करें, ठीक है, तो क्या होगा, वो हम समझे कि हमने उसे 8 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला। तो ये आप किसी भी नंबर के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसको किसी भी नंबर को ना आप अपनी कॉपी उठा लें और उसको कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी 5 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 का जो है इक्विवेलेंट बाइनरी है वो क्या होता है, 101, ये 5 है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है 5। जब मैं ऐसे शिफ्ट लेफ्ट करूँगा एक दफ़ा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 20, ठीक है। तो अब इसको मैं करता हूँ, देखें इसको 1010, ज़ीरो एक लगाते जाना है आपने, फिर यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा दें। अब इन नंबर्स को आप कन्वर्ट करें और मुझे बताएं कि ये इनके बराबर है या नहीं है। ये आपने कमेंट करके बताना है कि 1010 जो है ना किसके इक्वलेंट आ रहा है और 10100 किसके इक्वलेंट आ रहा है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल हमारा है, ये भी आपने गौर से देखना है। अ वैल्यूड 0500 इज स्टोर्ड इन मेमोरी। अच्छा, मेमोरी में जो है ना बाइट के तौर पे चीज़ें स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। बाइट में जो है ना आपकी दो जो है ना क्या आ रही है यहाँ पे, ये आपकी पूरी एक बाइट है। तो यहाँ पे आपका एक और भी कंसेप्ट क्लियर होने वाला है कि जब आप ये असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपकी एक बाइट है और ये आपकी एक बाइट है, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं जी, एक वर्ड बनाते हैं। क्लियर हो गया जी। ओके, तो अब जब मेमोरी में ये चीज़ लिखी हुई है ना, तो मेमोरी में जो पहले जो चीज़ लिखी हुई होती है ना वो जब आप उसको जनरल पर्पस रजिस्टर में जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो बेसिकली ये लीस्ट जो है ना बाइट होती है, ठीक है, ये लीस्ट होती है। और जो बाद में लिखी होती है ये सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है। तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब इसका मतलब क्या है, मोस्ट वाली सिग्निफिकेंट बाइट्स आपको पता है कि लेफ़्ट पे लिखी जाती हैं, यानी जब हम इसको रजिस्टर में लिखेंगे तो ये पहले मोस्ट वाली पहले आएंगी 0 0, और जब लीस्ट वाली बाइट्स जो है वो आखिर में आएंगी, तो ये आ जाएगा 05। तो ये बेसिकली इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये इसने गलत किया हुआ है जिन्होंने भी कराया है। और ये जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। आपके हैंड आउट से भी मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ, ये देखें, व्हेन रीड एज अ वर्ड इट इज़ 005, बट व्हेन रिटन इन द मेमोरी इट विल बिकम 0500। तो 0500 मेमोरी में लिखा हुआ है ना, तो जब हम इसको रजिस्टर में एज रीड करेंगे एज ए वर्ड तो वो 0005 होगा, ठीक है। तो ये उसके पीछे कंसेप्ट था। ओके जी, नेक्स्ट हमारा सवाल है, द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो है ना हम स्टैक पे सेव करते हैं, ठीक है। जब आप स्टैक को पढ़ेंगे ना डिटेल में तो आपको आप वहाँ पे पढ़ेंगे कि लोकल वेरिएबल्स किसी भी एक प्रोग्राम के या किसी भी एक फंक्शन के हम जो है वो स्टोर करते हैं स्टैक पे ही, ताकि जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म हो तो वो लोकल वेरिएबल्स भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएं, ठीक है। लेकिन ये आपके अभी के लिए आपके हैंड आउट से द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर दीज वेरिएबल्स इन द स्टैक, किन की बात हो रही है, लोकल वेरिएबल्स की। ओके जी, नेक्स्ट है, व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू अ सब रूटीन। सब रूटीन के पास कंट्रोल कब जाता है, जब हम आर्गुमेंट्स जो है वो स्टैक पे पुश कर देते हैं, उसके बाद जो है ना कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है सब रूटीन को। ओके जी, नेक्स्ट है इन एक्सॉर ऑपरेशन। एक्सॉर ये एक्सॉर ऑपरेशन कौन सा होता है, आप पढ़ चुके होंगे डिजिटल लॉजिक में, ठीक है। आपने बाइनरी ऑपरेशन एंड और एक्सॉर एक्सक्लूसिव और जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये होता है जो आउटपुट 1 तब आती है, इसका जो ट्रुथ टेबल है आपने देख लेना है, तो जब दोनों जो वैल्यूज़ हैं, दोनों इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो तब भी जो है ना क्या होता है, आउटपुट 1 आती है। अदर देन दैट अगर आपके दो इनपुट्स सेम हैं ये बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब होता है इसमें दो इनपुट्स होते हैं, ठीक है, दो चीज़ों पे ऑपरेशन हो रहा होता है। अगर इन दो इनपुट्स जो हैं आपके सेम होंगे तो जो है ना आउटपुट एक्सॉर ऑपरेशन की क्या आएगी, 0। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो आपका जो है ना इनपुट जो है, सॉरी, आपका जो जवाब है वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें फ़र्ज़ करें आपके पास एक इनपुट ए है और एक आपके पास इनपुट बी है। अगर आप एक्सॉर लेते हैं, ठीक है, ए और बी का, ए एक्सॉर बी लेते हैं, ठीक है, तो आपका क्या इनपुट आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले यहाँ पे हम कर देते हैं ये,
तो पहले 1 1 सेम है तो आपके पास आंसर 0 आएगा, 1 0 डिफरेंट है आंसर 1 आएगा, 0 1 डिफरेंट है 1 आएगा, 0 0 सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगे तो तभी 1 आएगा। ओके जी, नेक्स्ट है कॉल इंस्ट्रक्शन टेक्स हाउ मेनी आर्गुमेंट्स, वन, ओनली वन आर्गुमेंट इट नीड्स। वो कैसे, अब आर्गुमेंट क्या होते हैं आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। आपके ये हैंड आउट्स हैं, इसमें हम सर्च करते हैं कॉल की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है सर्च करते हैं। देखें कॉल के आगे क्या लिखा होगा, आपने ये देखना है कि कितने आर्गुमेंट्स वो ले रहा है, ठीक है। उसे कितने आर्गुमेंट्स चाहिए टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे जब हम कोड की तरफ जाएंगे ना तब बात आपको मैं समझा पाऊंगा अच्छे से। जी, तो यहाँ पे अब इसको मैं सर्च कर रहा हूँ, कॉल के एक ही पैरामीटर लगेगा। ये देखें इस प्रोग्राम में, देखें आपके पास जो कॉल इंस्ट्रक्शन है उसके सामने कितने पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है, ठीक है। वो सब रूटीन को कॉल कर रहा है, सब रूटीन का नाम है बबल सॉर्ट, सही है। तो इसी तरह जितनी भी कॉल की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, उन्हें जो है ना सिर्फ एक जो है ना आर्गुमेंट चाहिए होता है फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। आप आगे भी जितने प्रोग्राम्स देखेंगे ना तो उसमें कॉल के आगे एक ही जो है ना आपके पास आर्गुमेंट नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। द सिंबल्स इन एक्सटेंडेड आस्की टेबल बाय IBM फिट्स इन 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट का मतलब है 8 बिट के अंदर जो है ना आपकी आस्की टेबल के जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे जो है ना क्या है कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो 8 बिट का मतलब ये है कि हाउ मच जो है ना पॉसिबल सिंबल्स डिड आस्की टेबल हैव। तो कितने सिंबल्स होंगे 2⁸ अगर आप करें तो आपके पास आंसर आएगा 256, ठीक है। इसका मतलब है नंबर 0 से लेके 255 तक जो है ना आपके पास जो है ना ये क्या है आस्की की जो है ना वैल्यूज़ है मौजूद हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड टेबल में, सही है। इससे पहले जो थी वो 7 जो है ना यहाँ पे होता था 2⁷, इसका मतलब 128 जो है ना आपके पास जो है ना सिंबल्स थे आस्की के। लेकिन बाद में जब मैंने एक्सटेंशन की तो उन्होंने उसमें एडिशन कर दिए। इसकी डिटेल आपने पढ़नी है तो पेज नंबर 79 आपके हैंडआउट्स के, स्टैंडर्ड आस्की हैज़ 128 कैरेक्टर्स। इसको आपने यहाँ से डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। अगले पेज पे भी इसकी 2 लाइनें हैं 3 4, तो वो भी आपने देख लेनी है। इसी के अंदर हमने शुरू में जो पढ़ी थी ना, जो कन्वर्टिंग द केस ऑफ कैरेक्टर्स और कन्वर्टिंग द डिजिट, तो ये भी हमने इसी चीज़ के अंदर पढ़ी थी, तो उसको आपने स्टडी कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट कॉल इंस्ट्रक्शन टेक्स आपको ये तो पता है कि एक आर्गुमेंट उसे चाहिए होता है, लेकिन उसे क्या चीज़ आज आर्गुमेंट चाहिए होती है, उसे लेबल चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है, उसे लेबल चाहिए होता है। जैसे मैंने अभी हम देख के आ रहे थे ना कि कॉल बबल सॉर्ट, ठीक है। तो ये बबल सॉर्ट क्या चीज़ है, ये देखें, ये आपका कोड है ना, ये आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो इसमें बबल सॉर्ट जो है एक लेबल है। अब देखें हम ऊपर बबल सॉर्ट को ढूंढते हैं, ये बबल सॉर्ट है। तो ये कॉल जो है क्या करेगा, सीधा जो है ना इस जो लेबल की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कॉल कर लेगा, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ से फिर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी, सही है, बबल सॉर्ट के सब रूटीन की, ठीक है। तो ये सब रूटीन को बेसिकली क्या कर रहा होता है, कॉल कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, डैश कैन आल्सो बी यूज्ड एज मास्किंग ऑपरेशन टू इन्वर्ट सेलेक्टिव बिट्स, ठीक है। सेलेक्टिव बिट्स का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है। ये आपके पास ये एक नंबर आ गया, ठीक है। 8 बिट्स हैं, ये पूरी बाइट है, ओके। अब इस नंबर में आपने कुछ बिट्स जो हैं सिलेक्ट करके आपने उनको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट का मतलब होता है चेंज करना है उन्हें, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा मास्किंग ऑपरेशन यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है एक्सॉर का, एक्सॉर का मास्किंग ऑपरेशन यूज़ होता है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख लें, आपके हैंड आउट्स हैं और मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। एक्सॉर का टेबल हम पहले पढ़ के आ रहे हैं, जब 2 बिट्स डिफरेंट होंगी तो नंबर चेंज हो जाएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 2 बिट्स डिफरेंट होंगी तो नंबर चेंज हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक नंबर है, अब मास्किंग क्या करनी है, यानी मुझे कहा जाता है कि यार ये वाली 3 बिट्स जब भी हो ना आपने चेंज करने है, उसके लिए मास्क बनाओ, ठीक है। तो अब मैं उसके लिए मास्क क्या बनाऊंगा, मास्क मैं उसके लिए ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, कि जिन बिट्स पोजीशंस को मैंने चेंज करना है, ये अब सिलेक्टिव है, ये सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। इन 3 बिट्स को चेंज करने का मुझे कह दिया गया है, तो मैं मास्क ऐसा बनाऊंगा कि इन 3 की पोजीशन पे जो है ना 1 आ जाएगा, बाकी सब की पोजीशन पे 0 आ जाएगा, और उसका हम एक्सॉर ले लेंगे। जैसे ही एक्सॉर लेंगे तो वो 3 जो बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। कैसे होंगी देखें आप, मास्क मैंने बना लिया जी,
ठीक है। तो मास्क हमने क्या बनाया कि ये जिनको चेंज नहीं करना उनको उस उन पोजीशंस को 0 कर दिया, जिनको चेंज करना है उनको 1 कर दिया, और ये मास्क हमारा बन गया। ठीक है। अब इन दोनों का हमने लेना है एक्सॉर। ये एक्सॉर का जो है ना सिंबल है। ठीक है। अब जब हम इसका एक्सॉर लेंगे तो क्या होगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा। अब देखें 0 0, जब दो बिट्स सेम होंगी तो 0 आएगा। ठीक है। जब दो बिट्स सेम होंगी तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब दो बिट्स डिफरेंट होंगी तो 1 आएगा। यही बात थी ना। ये देखें, अब इस नंबर में और ये जो नंबर था जो इसमें जब हमने इसकी मास्किंग कर ली तो आप देखें जो सिलेक्टिव बिट्स थी सिर्फ ये वाली, सिर्फ यही चेंज हुई है, बाकी बिट्स चेंज नहीं हुई। ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है तो कमेंट करके बताया मुझे। ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो आपको आप जो है ना इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि अगर आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं तो उन्हें भी चीज़ें समझ आए। ठीक है जी। Okay, जी नेक्स्ट है which is the following forms a character is stored in memory while writing the sending unit program scan code। ठीक है। स्कैन कोड के ज़रिए जो है ना वो प्रोसेसर को पता चलता है, प्रोसेसर की लैंग्वेज है ना असम्बली लैंग्वेज, तो प्रोसेसर को पता चलता है कि कौन सी जो है ना की प्रेस की गई है और मैंने क्या करना है, और वो उसको वहीं से रीड करता है। ये आपके हैंड आउट से है। फ्रॉम द नंबर कॉल द स्कैन कोड द प्रोसेसर अंडरस्टैंड विच की वाज प्रेस्ड। ओके नेक्स्ट है जी डैश है इज एन एरिया ऑफ मेमोरी दैट होल्ड ऑल लोकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। तो हम लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स कहाँ भेजते हैं, कहाँ पे पुश करते हैं, स्टैक पे। स्टैक जो है वो भी जो है ना वो एक मखसूस एरिया होता है मेमोरी का जिसे हमने स्टैक का नाम दे दिया होता है और उसको हम एज ए स्टैक यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। और लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वो हम स्टैक पे पुश करते हैं। ठीक है। तो स्टैक इज़ द कन्वीनियंट प्लेस फॉर द लोकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। ओके जी, अब हम आ गए हैं वो सेगमेंट एसोसिएशन। अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे ना, मैंने आपको कहा था आपने पढ़ना है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो चलें इसमें जो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको करवा देता हूँ। तो जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट एसोसिएशन जो है ना इंटेल प्रोसेसर्स में, तो वो यहाँ पे कौन सी हैं 8088 में। आपने इसको अपने स्टडी ना किया हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आईपी जो है वो टाइड होता है, जो आईपी आपका पॉइंटर है ना वो टैड होता है आपके कौन से सेगमेंट के साथ, कोड सेगमेंट के साथ। सो आईपी जो है वो कोड सेगमेंट के साथ है। ये देखें आईपी इज टाइड टू द कोड सेगमेंट वाइल एसपी स्टैक पॉइंटर इज टाइड टू स्टैक सेगमेंट। ठीक है। और इसी तरह बी एक्स रजिस्टर जो होता है वो किसके साथ टाइड होता है, डी एस यानी डेटा सेगमेंट के साथ। ये देखें बी एक्स द डिफॉल्ट सेगमेंट इज डी एस। सही है। तो ये जो एसोसिएशन डिफ़ॉल्ट की है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो है ना उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने गड़बड़ेशन की हुई आपने देख ली है। ठीक है। और गड़बड़ेशन जो है ये कोई इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, सॉरी। एट द एंड आखिर में दोबारा वो आ गया जी शिफ्ट लेफ़्ट वाला। ठीक है। ये हम अच्छे डिटेल से हम लोग कर चुके हैं। रिवीजन के लिए सिंपली ये है कि अगर आपके पास एक नंबर है 1, ठीक है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो उसको एक दफ़ा शिफ्ट लेफ़्ट करें। तो जब शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ एक 0 लग जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1 से बन जाएगा 2। ये हम बाइनरी में देख रहे हैं। ठीक है। ये आपने देखना है। ये आपने एक बार शिफ्ट लेफ्ट किया, अब इसको 2 दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करें। 2 दफ़ा करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे शुरू में। ठीक है। तो ये 2 से बन जाएगा, ये 1 था, ये था 2, और 2 2 ज़रबे 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है। अगर आप दोबारा इसको तीसरी दफ़ा जब आप शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0 0 1, जो कि बराबर होता है 8 के। ठीक है। तो 8 के साथ किसी भी चीज़ को ज़रब देने के लिए हमें उसे 3 दफ़ा शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है। ये चीज़ असल में बताई जा रही है। तो इसके साथ हमारी आज की जो मेरे पास जो एमसीक्यूज़ थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरा तो दिल करे वरना मैं आपको साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं साथ में कराता रहूँ, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल एमसीक्यूज़ थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। और कोशिश मैंने ये की है कि आपके मिड टर्म के सिलेबस की जो अच्छी सी जो कंसेप्ट की जो बिल्डिंग है वो करूँ अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यूज़ जो मुझे अवेलेबल थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और कोई चीज़ समझ नहीं आती ना तो कमेंट करके बताएं, तो हम उससे ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कैंपसेस में जो आपके कोलीग्स हैं उनके साथ शेयर करें। ठीक है। और मिल के तैयारी करें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मैंने एक पोस्ट भी डाली थी अपने चैनल पे कि कौन सी जो कोर्स है कंप्यूटर साइंस की कोडिंग से रिलेवेंट वो डिफ़िकल्ट है। तो ज़्यादा सारे जो मुझे जो रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए थे वो असम्बली लैंग्वेज की रिसीव हुए थे। तो लेकिन कोई भी मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल, बस थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखना होता है जैसे सर ने कहा था और सर ने पढ़ाया है। अगर आपने लेक्चर सर के नहीं लिए तो लेक्चर्स का ये फ़ायदा है कि उसमें ज़रा एनिमेशन है, तो आपको अच्छे से समझ आती हैं चीज़ें। ठीक है। तो
बहरहाल तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी इस तरह की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।